अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पे हमले के बाद गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे सीडीए और इंतजामिया के क्रैकडाउन ने पहले से सियासी कशीदगी में कई गुना इजाफा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पार्लियामान तक और पार्लियामान से लेकर सड़कों तक तहरीक इंसाफ मुक़्तदरा के खिलाफ न सिर्फ बयानियां बना रही है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सीज फायर के आसार भी मादूम होते चले जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मरकजी दफ्तर के बाहर शामियाने और कुर्सियां लगाकर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से बात की और क्या बताया, इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखें। के मीटिंग की रेजोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में सीडीए के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदलिया हमें रिलीफ देगी। कल रात को अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसूदा निजाम के जो बुलडोजर आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फलस्तीन में इजराइल के बुलडोजर गाजा में करते हैं। इसी तरह सीडीए और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। गुज़श्ता रात पार्टी सेक्रेटेरिएट पे हमले के बाद से तहरीक इंसाफ इसे हुकूमती जबर करार दे रही है, जबकि हुकूमत इस कार्रवाई को कानून के मुताबिक करार देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस गिराया गया, वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया, अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। ये इनके ईमा पे हो रहा है, ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते। पहले तो इनके दफ्तर के बारे में पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया, जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। और वो पूरा एक पलंदा है जो कि बारहा सीडीए का अमला इनको कहता रहा कि जी आप ये तजावजात हैं। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। हुकूमत की जानिब से इस बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए एतमाद साजी की फजा कायम करने और दहकते हुए माहौल को ठंडा करने के लिए फायर फाइटिंग की बजाय बराबर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, जिसने सुलगते हुए इस माहौल को मजीद दहका दिया है। किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे? रऊफ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मनोवान FIR दर्ज कर ली गई। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने इस्लामाबाद से भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि गुज़श्ता रात से बल्कि 2 रोज़ से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें खासी शिद्दत दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ऐसा क्लाइमेक्स है जिसका कोई एंटी क्लाइमेक्स होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है, सियासी फ़ज़ा है, इस वक्त वो कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 7 मई को आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGI SPR की, उसके अंदर बड़ा वादे कर दिया गया था कि एम्पायर कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो हुकूमत के साथ होंगे और सियासी सतह के ऊपर होंगे। और जाहिर है अपोजिशन ने जो हुक्मरान हैं उनको सेटिस्फाई करना है। दूसरी तरफ जो है अपोजिशन चाहती है कि किसी सूरत कोई इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हो, कोई गैर जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो किसी तरीके से अपना किरदार अदा करें, जो मेरे ख्याल में फ़िलहाल ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा वाज़ेह कह दिया गया जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरे ख्याल में उसके बाद किसी को अभाम नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आपने सियासी टेम्परेचर की बात की, बिल्कुल यकीनन ये लफ्ज़ी गोलाबारी ज़्यादा है, क्योंकि अमली के तौर पर जो छोटी ईद के बाद जब हमने ये सुना था कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तहरीक चलेगी, तो अभी तक तो वो सिर्फ बातों के अंदर जो है वो तहरीक नज़र आ रही है। उसके अमली तौर के ऊपर एक आध प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसके बाद आवाम जो है अपने रोज़ी रोटी के जो मसाइल हैं उसी से फारिग नहीं है। और फिर वो अब सियासत के जो तमाम जो एटमॉस्फेयर है इसी से बदजन होते चले जा रहे हैं। इसलिए वो तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन सलामती खुशहाली हो। नहीं, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि मैं अगर आप कहें तो मैं चल कर आ जाऊंगा,
मुज़ाकरात के लिए ऑफ द कैमरा करना चाहते हो, ऑफ द रिकॉर्ड मुज़ाकरात कर लेते हैं। एक तरफ हुकूमत इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है, दूसरी तरफ कभी उनके मरकज़ी सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर क्रैकडाउन होता है, कभी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के ऊपर जो है वो धावा, यानी उन्हें ज़दो-कोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो एक तरफ तो इस तरह का तर्ज़ अमल है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये दोहरा मयार या खुला तज़ाद नहीं? जी, देखिए, पहली बात ये है कि मफरूज़े अख़ज़ करने नहीं चाहिए हमें कि जो सेक्रेटेरिएट का तो आपको पता ही है कि जब वज़ीर आज़म थे तो 2 नोटिस जो है तब गए थे जब बानी चेयरमैन जो थे वो वज़ीर आज़म थे, तो उस टाइम पे भी सीडीए के बायलॉज़ जो है वो तो किए गए, वायलेट किए गए। और मुझे नहीं अभी तक ज़हन में आता, क्योंकि मैं भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का रहायशी हूँ, मुझे मालूम है कि ज़रा सी भी कोई चीज़ जो तजावज़ात जो नाजायज़ होती हैं उनको सीडीए नहीं छोड़ता। इतने अरसे सीडीए ने क्यों छोड़े रखा, ये तो मेरे ख्याल में एक अलहदा सवाल है। लेकिन इससे हट के मेरे ख्याल में जब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो किसी से बैठ के बात कर लेते, तो नोटिस जब गया था और नोटिस यही बताया गया था कि हम तजावज़ात हटा देंगे, तो उस टाइम पे पीटीआई की लीडरशिप जो थी वो मेरे ख्याल में अपनी सियासत में मगन थी। बहरहाल मैं इस पे नहीं कहता। दूसरा, जो आपने रऊफ हसन साहब के हवाले से बात की, यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़या है, मैं इसकी मज़म्मत कर चुका हूँ और अभी भी मज़म्मत करता हूँ पुरज़ोर। लेकिन साथ ही साथ जो है इसको हम फौरन जो है वो एक सोशल मीडिया के साथ ट्रोलिंग करते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि अभी रऊफ हसन साहब के साथ ये वारदात होती है और अचानक जो है वो ट्रेंड बन चुका होता है विद इन 5 मिनट्स। देखे ना, मैं भी एक आईटी के शोबे से मुंसलिक हूँ, मुझे मालूम है कि ये ट्रेंड्स और ये जो दरमियान में आप बनाते हैं, जितनी भी पोस्ट बनाते हैं, इनको एडिटिंग चाहिए होती है, इनको काम करना होता है, ये 1 सेकंड में नहीं बनती। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बाहर नहीं, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला बैठ के अक्रॉस द टेबल हल कर लिए जाए तो बहुत बेहतर है, रादर देन कि आप फिर ये ट्रेंड्स भी फेस करेंगे, बदनामी भी फेस करेंगे, आपको बुरा भला भी कहा जाएगा। अब यूज़ ऑफ फोर्स से तो मसले का हल नहीं है कि अगर ताकत कम पड़ रही है तो ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करें तो इससे मामला हल हो जाएंगे। ये तो काउंटर प्रोडक्टिव होते हुए नजर आते हैं। देखिए, आप कभी भी जो है वो यूज ऑफ फोर्स सियासत के मैदान में नहीं करते, बल्कि आप सियासत होती ही तब है जब फोर्स जो होती है वो नाकाम हो जाती है, यानी कि जो जंग हो चुकी होती है और उसका फिर हल जो है वो टेबल पे निकाला जाता है और सियासतदान निकालते हैं, और हमने पाकिस्तान में ये देखा भी है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि दोनों तरफ जो है वो मेरे ख्याल में एक बहुत तिफलाना एटीट्यूड है। हुकूमत के अंदर भी कुछ मसाइल हैं, उसके अंदर ग्रुप बंदी है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी एक जो है वो उम्मीदवार है जो कि मुस्तकबिल में उनको नजर आ रहा है कि वो वजारतें लेंगी, और इसी तरीके से दूसरी तरफ उनको ये नजर आ रहा है कि कुछ स्टैब्लिशमेंट के लोग उनके ऊपर मुसल्लत हैं। तीसरी तरफ उनको ये नजर आ रहा है कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में भी कुछ जो है वो गलतफहमियां या जो भी आप उसको कह ले वो मौजूद हैं। कुछ ये भी नजर आ रहा है कि पंजाब को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि पहली बात जो मैं बड़ी वाज़ेह बताऊंगा, कोई एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी नहीं है, यानी कि शुतर बेमहार है हुकूमत, जिसका जो दिल चाहता है वो बात करता है, यही बड़ा अलमिया है। तो फिर हालात को किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर इसी तरह से ये क्लाइमेक्स बढ़ता ही चला जाएगा तो फिर ये एक लावा है जो जिसने किसी रोज़ फटना तो है, तो हालात को फिर किस नहज पर जाकर थमता हुआ देख रहे हैं, या ये मजीद इंतशार होगा, मजीद प्रॉब्लम बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी? आपने बड़ी अच्छी बात की थी। देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जंगों का हल जो होता है वो सियासतदान टेबल पे निकालते हैं, लेकिन सियासतदानों की जंगों का हल जो होता है वो मैदान जंग में फौजें निकाला करती हैं। मेरे ख्याल में समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से सियासतदानों ने आपस में एक दूसरे के गले काटने हैं, अवाम नास के मसाइल को आपने यकसर पसे पुश्त डाल देना है, महंगाई बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं करना, सेहत और तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, गंदम स्कैंडल के ऊपर जो है वो पर्दे डालने हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर मैं नहीं समझ रहा कि कोई हल जो है वो फिर वही होगा जो फिर क्या कहते हैं कि जी वो मिट जाएगी खल्के खुदा, तो वो मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। तो फिर वो बात यह है कि फिर वो लोग आते हैं, मुनसफीन ने तो हशर उठाया हुआ है सर, मुनसफीन ने तो हशर उठाया हुआ है, जिनको आप जब देखें ना, जब आप फितना पैदा करते हैं, जब आप जो है मसाइल को उस नहज पे लेके जाते हैं,
टर्निंग पॉइंट कोई नहीं रहता। सियासतदान जो होते हैं उनको ये चाहिए कि वो हमेशा दरवाजे खुले रखें। अगर वो दरवाजे तमाम बंद कर देंगे, तमाम प्लग्स को जो है तमाम होल्स को प्लग कर देंगे तो पूरी दीवार गिर जाएगी, और दीवार गिरने में इस बार सबका नुकसान होगा। ऐसा नहीं करना चाहती। देखें, अफवाज पाकिस्तान के पास बड़ा बेहतरीन चांस था जो आपने 9 मई के हवाले से पिछले साल देखा, लेकिन मैं समझता हूं कि कमाल जो बुर्दबारी के जरिए और कमाल बर्दाश्त के जरिए उन्होंने वो मौका नहीं आने दिया जहां पूरी कौम और पूरी दुनिया ये सोच रही थी, माजी को सामने रखते हुए, कि अब अफवाज को आने से कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन वो नहीं आए। वो चाहते हैं कि जमहूरियत की पटड़ी को डीरेल ना होने दें, लेकिन अगर खुद सियासतदान उस पटड़ी को उखाड़ें, उसको जो है वो तोड़े। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, अब एतमाद एतमाद साजी की फजा कायम करना जरूरी है। ये एतमाद साजी की फजा, या जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं, ये कौन लेगा? हुकूमत का कद बड़ा होता है, हुकूमत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हुकूमत भी इस तरह की जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेगी कि एक पॉलिटिकल सेगमेंट को कॉर्नर्ड ही करना है, दीवार से ही लगाना है, तो फिर एतमाद कहाँ से आएगा और दूसरा फरीक कैसे आपके साथ आके मेज़ पर बैठेगा? देखिए, ये तो अलमिया रहा है ना, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी या उससे पहले की थी या आज की हुकूमत है। हमने ये देखा कि जब भी हुकूमत आती है बड़े खूबसूरत बातें करती है, रोजी पिक्चर पेश करती है कि जनाब बिल्कुल हम तो कोई बदले नहीं लेंगे, लेकिन फिर जब ग्राउंड के ऊपर आते हैं तो हकीकत के बिल्कुल बरक्स, और जो वादे वईद किए होते हैं उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद रोनते हुए जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है, देखें कि इस टाइम पे अवाम मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इंसाफ और कानून की फिजा जो है वो कायम नहीं है। यहाँ अमन और सलामती का माहौल जो है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरतों में गैर मुमालिक के लोग आपके अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अभी ईरान के सदर, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से $10 बिलियन के हमारे साथ मुआहदात किए। इसी तरीके से UAE है, सऊदी अरब है, दीगर मुमालिक हैं, चीन है, वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर सियासतदान रूम ही नहीं देंगे, अगर सियासतदान जो है आपस की लड़ाइयों में इतने उलझे रहेंगे तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। फिर मजबूरन इदारों को एक्टिव होना पड़ता है, अवाम जो है फिर उनके साथ खड़ी हो जाया करती है। आपको नहीं लगता कि दिस इज द हाई टाइम जब इदारे भी अपना मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, और जहां पर मस्बत किरदार अदा किया जा सकता है वहां किया जाना चाहिए? बेहतर यही है कि मेरे ख्याल में मस्बत किरदार तो वो शायद अदा कर रहे हैं, लेकिन वो सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इस सियासत ने उनको काफ़ी जो है वो उनके जो हवाले से जो उनकी तकरीम है उसको काफ़ी डेंट पहुंचाया है, और उसको बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश भी की गई उनके खिलाफ। नहीं, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में गैर ज़रूरी मुदाखलत के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, अब अगर उस प्रॉब्लम को समेट लिया जाए अब या करेक्टिव मेजर ले लिया जाए और उसके बाद इदारा जो है वो बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल कर ले या दूर जाके बैठ जाए, तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? नहीं, न्यूट्रल नहीं कर सकता मैं आपको। बड़ा ये विशफुल थिंकिंग जरूर है आपकी, लेकिन देखें जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो उस टाइम पे हमारी हमेशा एक्सटर्नल पॉलिसी थी। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी प्रायोरिटी जो थी वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, यानी कि बॉर्डर से बाहर की तरफ जो है वो हुआ करती थी। लेकिन जब हमने देखा कि मुक्ति बानी के जरिए बाकायदा पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, तो फिर आपको इंटरनल थ्रेट्स के लिए जो है काम करना पड़ा। भुट्टो साहब ने एक ISI के अंदर पॉलिटिकल सेल बना दिया, उसके बाद जो है वो सेल तो आज भी अपना काम कर रहे हैं। तो इंटरनल थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है आप ये देखें, जो खतरनाक बात है कि इस टाइम पे कश्मीर के अंदर एक अवाम की इंडिजिनस मूवमेंट, ये तो उस बात को जस्टिफाई कर रहा है ना अब्दुल्ला गुल साहब कि फिर न्यूट्रलिटी बरकरार रखना प्रैक्टिकल बात नहीं है ऐसा, और ना एट दिस पॉइंट इन टाइम है। नहीं हो सकता, ये तो बात ही फजूल बात है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर तो फिर मेरे ख्याल है इदारे को आ जाना चाहिए और बैठ के ये मुज़ाकरात और ये जो मामलात हैं मीडिएशन का रोल प्ले कर देना चाहिए। इस टाइम पे कोई इदारा अदलिया समेत न्यूट्रल है? अगर हम ये बात करें, क्या तो सर मैं यही कह रहा हूं ना कि ये जो चौमुखी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें अदलिया क्या, उसमें इस्टेब्लिशमेंट क्या, उसमें सियासतदान क्या, उसमें जर्नलिस्ट क्या, ये जो चौमुखी लड़ाई पैदा हो गई है, इसको फिर अब अल्टीमेटली डिफ्यूज कैसे करना है, ये बंद कैसे बांधना है, समेटना कैसे, फायर फाइटिंग कैसे होगी?
देखें, इसका हल ये है कि मेरे ख्याल में एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है बिठाना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, मेरे ख्याल में तमाम बड़े अगर सर जोड़ के बैठ जाएं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा बिठाएगा सके। कौन? वरना फिर जो कश्मीर में हुआ वही खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर भी जो है अवाम भूखी जब निकलेगी अब सड़कों के लास्टली ऊपर, एंड वेरी तो फिर क्विकली, वो ना ये किसी बड़ी अच्छी अपने को बात है सर देगी कि ना ग्रैंड पराए नेशनल डायलॉग होना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। ये बातें हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं सर, करेगा कौन, इनिशिएटिव कौन लेगा और कौन ले सकता है? लास्टली बस ये बता दीजिए, देन आई हैव टू वाइंड इट अप सर। इनिशिएटिव तो फौज ही ले सकती है जी, इसके अलावा तो कोई भी नहीं ले सकता, साफ सी बात है। इनमें तो तिलों में तेल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क को दुरुस्त माशी समत पर डालने और गैर मुल्की सरमायाकारी के हुसूल के लिए हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सऊदी अरब से अरबों डॉलर्स की यकीन दहानियों के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ अबू धाबी से 10 अरब डॉलर्स की कमिटमेंट्स की खुशखबरी सुना रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अगले बार चीन रवाना होना है। तासुर है कि हुकूमत IMF से अगला प्रोग्राम हासिल करने के लिए IMF की सख्त पेशगी शराइत की तकमील में सरकर्दा है और SIFC को ना सिर्फ माशी गेम चेंजर बल्कि अपनी रेड लाइन करार दे रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने SIFC की को एम्फसाइज करते हुए किस तरह रेड लाइन करार दिया और उस पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की तरफ से जो कंट्रोवर्सी या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। वफाक और इकाइयों को इकट्ठे मिलकर चलना है। SIFC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है जो वजीर आजम की क़यादत में इस मुल्क में सरमायाकारी लेके आ रही है, इस मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक साजगार माहौल पैदा कर रही है। और आप सिर्फ सियासी नारेबाजी के लिए, शोबदाबाजी के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिनका आईन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक जानिब हुकूमत और दीगर कौमी इदारे ये तासुर दे रहे हैं कि मुल्क को माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए हर तरह से सही की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मखसूस सियासी जमात अपने मनफी हरबों पर कायम रहते हुए मुल्क को तबाही की जानिब धकेलने की कोशिश में मसरूफ़ है। जमात ने गुज़श्ता चंद अरसे से मुल्क में जिस तरह सियासत की बकी उधेड़े हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उस जमात ने अब मुल्क दुश्मनी का वाज़ेह सबूत देते हुए मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल SIFC प्रोग्राम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना शुरू कर दिया है ताकि मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना आ सके और ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने में कामयाब हो जाए। इससे पेशतर तहरीक इंसाफ ने IMF से प्रोग्राम मनसूख कराने के लिए किस तरह की मनफी कोशिशें की थी। कभी IMF को ख़त लिखकर कर्ज प्रोग्राम से रोकने की कोशिश की गई, कभी IMF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके मुल्क की बदनामी की गई। उन्हें हर महाज पर जो है वो मुँह की खानी पड़ी। इसी तरह इस मखसूस सियासी जमात ने मखसूस सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर भी शदीद तनकीद की और उसे मनफी करार दिया। IMF प्रोग्राम पर PTI का क्या पैगाम था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। IMF के साथ जिस वक्त मीटिंग हुई थी उस पे एक शर्त जरूर थी कि इलेक्शन साफ, शफाफ और पाकिस्तान के आइन के ऐन मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को रिफॉर्म करना सिर्फ एक मजबूत और मुंतखब और शफाफ और शफाफ हुकूमत ही कर सकती है। पहली दफा IMF ने बोला कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान और PTI से कंसेंट लो। अगर पाकिस्तान को 9 माह का प्रोग्राम देना है तो इमरान खान की कंसेंट होगी तो प्रोग्राम दिया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी IMF को खतूत लिखे गए, कभी GSP+ स्टेटस लेने के लिए यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखने की बात हुई और अब SIFC को कंट्रोवर्शियल डोमेन में शामिल किया जा रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? ये मुल्क दोस्ती है, रियासत दोस्ती है या रियासत दुश्मनी का सबूत है? देखें, चाहे IMF हो, चाहे दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हों, हमने हर सतह पर जो इलेक्शंस में धांधली की गई, फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक झूठी हुकूमत कायम की गई, तो उसके शवाहिद भी दिए, इंटरनेशनल मीडिया को दिए, हम अदालतों में गए और इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल था वहाँ हम लेकर गए और IMF को भी इससे बाखबर किया कि एक ये मसनूई हुकूमत वो कैसे मुश्किल फ़ैसले कर सकती है और कैसे वो सियासी इस्तेकाम ला सकती है जिसके नतीजे में माशी इस्तेकाम आना है। तो ये चीज़ें उनको बावर कराना ज़रूरी। रही बात, कोई इस किस्म की बात नहीं की गई कि आप कोई पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे या जो कर्जे है उसका सिलसिला बंद कर दे, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। आज हुकूमत ने SIFC को अपनी रेड लाइन करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप बानी PTI को रेड लाइन कहते हैं, रियासत पाकिस्तान की रेड लाइन SIFC है। सर, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसमें
चाहे IMF हो, चाहे दीगर और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म्स हो, वो अपना किरदार अदा करें। मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर आप तक? मैं ये कह रहा हूं कि SIFC को आज हुकूमत पाकिस्तान ने रेड लाइन करार दे दिया है। वो कहते हैं आप बानी PTI को रेड लाइन कहते हैं, हमारी रेड लाइन SIFC है, और अगर इसको सबूताज करने की कोशिश की गई, कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा। नहीं, SIFC को किसने सबूताज किया, किसने उस पर बात की, किसने मुखालफत की, लेकिन हम ये सवाल जरूर पाकिस्तान करते तहरीक हैं इंसाफ कि के ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट्स हो रही हैं, PTI ऑफिशियल से जो ट्वीट्स हो रही हैं, वो कोई जस्टिफाइड नहीं है सर। में क्या चीजें आई SIFC के नतीजे में, ये सवाल तो बनता है। और अगर वो चीजें अच्छी आई है मुझे बता दें, अगर कुछ नहीं आया है तो मजीद मेहनत की गुंजाइश है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अगर कोई ये कह के सवाल ना किया जाए तो ये तो फिर डिक्लेयर कर दें कि आमिरियत है मुल्क में, या डिक्लेयर कर दें कि हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। तो PTI ऑफिशियल पर जो ट्वीट हुई मैंने निकाल ली है, उसमें लिखा गया कि सरमायाकारी में इजाफे के नाम पर कायम SIFC नामी अस्करी फ्रॉड सरमायाकारी में इजाफे में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लेकिन सरकारी वसाइल पर कब्जे कामयाबी से जारी हैं। नंबर 1, इसके ऊपर जो तस्वीर लगाई गई, जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, वो एक जगह पर। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर इससे कोई वाकई को टेंजिबल आउटकम निकला है तो मुझे बता दें। तो मैं आपको बता देता हूं कि मरकजी बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। माहाना बुनियादों पर किए गए मुवाजने की बुनियाद पर जो FDIs हैं उसमें 39% इजाफा हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी मार्च 2024 में 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गई थी, जबकि रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में यानी जुलाई तक अप्रैल तक ये FDIs 1.46 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो माली साल 2023 के इसी जो असना के दौरान 1 अरब 38 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। यानी ये खासे हौसला अफजा स्टैट्स हैं जो SIFC के प्लेटफॉर्म पर सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं कोई माहिर मईशत तो नहीं हूँ कि मैं टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करूँ यहाँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर हो रहा है। क्या डॉलर का रेट नीचे आया है? क्या महंगाई नीचे आई है? क्या कारोबार बेहतर हुए? क्या डिस्काउंट रेट नीचे आया है? ये सब चीजें इस वक्त मईशत का पहिया जाम है। और सिर्फ ये स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स दिखा देना जिसका टेक्निकली मईशत से कोई आम आदमी की आप बात करें, क्योंकि हफ्तावार जो रिपोर्ट है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इशू करती है, तो आज ही जो रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई 0.39% नीचे गई है। तो एटलीस्ट अगर किसी जगह पर स्लोली एंड ग्रेजुअली को रिलीफ आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नेशनल इंटरेस्ट के किसी प्लेटफॉर्म को कॉन्ट्रोवर्शियल डोमेन में ले आए। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त अगर SIFC है तो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर, उसको गलत मुकदमों में जेल में डाला हुआ है, आइन को या तोड़ा गया, इलेक्शंस को डिले किया गया, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी से मैंडेट चोरी किया गया, 180 सीटें चोरी की गई, फॉर्म 47 पे झूठी हुकूमत कायम की गई, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। तो इस पर भी फिर बात होनी चाहिए। यही तो फिर आपका नैरेटिव है कि अगर बानी PTI है तो मुल्क सलामत, अगर बानी PTI नहीं है तो मुल्क के बेशक टुकड़े हो जाए, मुल्क दो लख्त हो जाए, वो जस्टिफाइड है। ये तो फिर ऐसी ही रविश है। नहीं, देखिए, ये रविश नहीं है ऐसी। इस वक्त मुझे बताए ना, सिर्फ बानी PTI तो नहीं है, यानी जो भी आइन पर बात करता, जो जजेस हैं, क्या वो बानी PTI के ऑर्गेनाइजेशन हैं? जो जजेस खतूत लिख रहे हैं, जो जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, ये जो शायर अभी रिसेंटली उठाया गया, किडनैप किया गया, क्या ये PTI से बिलोंग करता था? यानी जो लोग भी अगर सिर्फ तनकीद करते, और तनकीद की भी नौयत को समझा जाए कि कुछ होती तनकीद बराए तनकीद, कुछ तनकीद बराए इस्लाह, इसमें भी फ़र्क ख़त्म कर दिया है। और जो आइन कानून की बात कर रहा है, इन लोगों को किडनैप किया जाता, आइन से तजावुज़ मामलात किए जाते। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिक्लेयर कर दें एक ही बार, ये तमाशा खत्म हो जाए ना। कह दे आमिरियत है, कह दे डिक्टेटरशिप है, जिसको उठाना है मर्जी है उठा ले। जिस शायर की तो ये डिक्लेयर कर दे, ताकि हौसला अफजा बात यह है कि ये मामला कोर्ट में है। हौसला अफजा बात यह है कि जजेस की तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं। हौसला अफजा बात यह है कि वहां पर जवाब तलबी हो रही है और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये कहा कि अगर ये मामला हो रहा है तो आप मुल्क की मईशत को जो है वो दाव पर लगा दें,
या आप हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंट्रोवर्शियल कर दें, आप IMF को ख़त लिखें, आप GSP+ स्टेटस को वापस लेने के लिए ख़त लिखें, आप SIFC को कंट्रोवर्शियल करें, इसका मतलब ये तो नहीं है सर? नहीं, देखें, एक चीज़ समझें, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेकाम के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए तहरीक इंसाफ ने हर मेजर्स अपनाए और इसीलिए हम इस मुल्क के सिस्टम में इंगेज हैं, तभी तो हमने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। हम जमहूरी प्रोसेस में यकीन रखते हैं, हम इदारों के इंडिपेंडेंट होने में, इदारों के मजबूत। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जानिब से लापता अफराद के केसेस को बराह रास्त नशर करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है, जिसका इंदिया आज ही उनकी जानिब से मज़कूरा केस की समाअत के दौरान दिया गया था, जबकि अब तहरीरी ऑर्डर में इस बात को कन्फर्म करना यकीनन गैर मामूली फैसला है, क्योंकि लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस में हसास इदारे के लोग अदालत में पेश होते हैं, जबकि इन्हीं केसेस में मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म को भी तलब किया गया है। एक ऐसे वक्त में कि जब पेमरा मीडिया को कोर्ट रिपोर्टिंग से मुताल्लिक पाबंद कर रहा है कि अदालती रिमार्क्स की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नशर नहीं किए जाए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी लापता अफराद के केसेस को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया को इजाज़त देते हैं और बाद में हुक्म जारी करना कि तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे, खासा मानी खेज़ है। उधर शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। ये फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसकी ख़ास बात यह है कि यह फैसला उर्दू में तहरीर किया गया है, जिसके मुताबिक वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला, सेक्टर कमांडर ISI MI, डायरेक्टर IB को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुग़वी आकर आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पेमरा के पाबंदी के नोटिफिकेशन के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अहमद फरहाद बाजियाबी केस की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सहाफ़ी हामिद मीर ने पेमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया है। इस तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद जो डिटेल्स हैं, 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है, उसमें कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गुज़श्ता समात पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से बाजियाबी की ज़मानत दी गई थी। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक रियासती इदारे मुग़वी को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुके हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक मुग़वी की जान को मज़ीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक रियासती ज़मानत पर एतबार नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग करा ली गई है और मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल होगी और दौरान समाअत अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि लापता अफराद का मसला मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पार्लियामान ताहाल इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर सकी। कानून साजी करके कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल इस्तेमाल या ज़िम्मेदाराना बनाया जा सका। अमूमी तौर पर ISI MI और IB पर लापता अफराद जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इल्ज़ामात की वजह से उनकी साख और इंतज़ामी उमूर मुतासिर होते हैं और आवाम की नज़र में उन इदारों के बारे में मनफी तासुर फैलता है। रियासत ने इस हवाले से अब ये कुछ सवालात उठाए गए हैं कि रियासत ने इस हवाले से क्या इक़दामात उठाए जिससे इदारा जाती मुखासमत को ख़त्म किया जा सके। अदालत की जानिब से इस तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को इस हवाले से अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। अदालत ने अहम सवालात जो उठाए उनमें सबसे अहम सवाल ये है कि ISI MI और IB में सेक्टर कमांडर के फ़राइज़ में क्या अमूर शामिल हैं। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि किस कानून के तहत इन फ़राइज़ की वजाहत की गई है। इंतज़ामी उमूर के हवाले से तीनों इदारों के अफसरान किस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ताबे हैं। पिछले 1 साल में किसी भी दर्जशुदा मुकदमे में किसी तफ्तीशी अफसर ने तीनों एजेंसीज़ के अमले अफसरान का बयान कलमबंद किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो इस तहरीरी हुक्मनामे में जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है उठाया गया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पेमरा का नोटिफिकेशन है उसकी मअतली से मुतालिक दरख्वास्त थी, जिसमें पेमरा को नोटिस इशू कर दिया गया और आज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खिताब किया है। मैं चाहता हूँ कि उस खिताब की एक झलक आपके सामने रख सकूँ, तो प्लीज़ सब प्ले कीजिएगा अगर आपके पास है। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। 2 जून को शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ 6 जून को करने जा रही होगी, जहां अमेरिका के शहर डैलस के अंदर अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अब टीम पाकिस्तान
का जो स्क्वाड है, स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होंगे, सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया जा सकता और कभी इम्कानात है, मुतवक्की ये है कि अब से कुछ ही देर में स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम पीसीबी का इस हवाले से स्टेटेड पोजीशन ये है कि हर तरह के जो मामलात हैं उनको पहले समेटा जा रहा है। अगर किसी की कोई रिजर्वेशंस हैं सिलेक्शन टीम के अंदर, उस शिकवे को दूर किया जाएगा, तमाम प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसके बाद अनाउंसमेंट होगी। हमारी नेक तमन्नाएं टीम पाकिस्तान के साथ है कि T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का वो बड़ी कामयाबी के साथ इफ्तिताही मैच कामयाबी के साथ जीते और उसके बाद इख्तिताम भी कामयाबी पर ही हो। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।